Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, today in second year physics, chapter number 18, our main topic is laser. Laser word is not a new word to anyone because in our usual life, the word laser is in. लेजर लाइट बच्चे खेलने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, लेजर लाइट हॉस्पिटल्स में कॉस्मेटिक सर्जरी में इस्तेमाल होती है। और लेज़र लाइट आप लोगों ने शो भी देखे होंगे जो दुबई में डांसिंग, मैं वर्ड का कह नहीं पा रहा, वाटर के जो फॉल्स होते हैं उसे एक खास नाम दिया जाता है, डांसिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें ये कि वाटरफॉल जो है वो डिफरेंट कलर के साथ लेज़र लाइट के साथ वो मूव करता है, अच्छा सा पैटर्न बनाता है विच वी इंजॉय। तो लेज़र वर्ड तो बहुत ही कॉमन है हमारे लिए, इतना तो नया नहीं है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इन डेप्थ है। तो जब तक सारी बारीक बारीक चीज़ें आप पे वाज़े ना हो जाए तो आप लेज़र को सही मानों में समझ ही नहीं सकते। तो मेरी कोशिश होगी कि लेज़र से रिलेटेड जितना भी बेस नॉलेज है वो आपको आज इसी क्लास में दे दिया जाए। मैंने आपके लिए यहाँ 3 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले कॉलम में हम देखेंगे कि प्रोसेस कौन सा है, फिर हम देखेंगे कि उस प्रोसेस के होने से पहले और उस प्रोसेस के होने के बाद क्या तब्दीली आई है। सबसे पहला जो प्रोसेस है उसका नाम हमने रखा हुआ है एब्जॉर्प्शन, और जो दूसरा प्रोसेस है हमारा वो है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पेलिंग आप ठीक लिखिएगा, मेरे पेन से अगर कोई चीज़ वाजे ना हो पाए तो। और नंबर थर्ड है हमारे लिए स्टिमुलेटेड एमिशन। एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, ये वो 3 फिनोमेनाज है जो कलेक्टिवली लेजर की फॉर्मेशन के रेस्पॉन्सिबल है। लेट्स से मेरे पास ये 2 एनर्जी लेवल है। पहला जो एनर्जी लेवल है इसको मैं कहता हूँ ये मेरे लिए E1 है, यानी ग्राउंड स्टेट है, और ये E2 है। अगर कहीं से कोई फोटोन आएगा, यानी एनर्जी अगर आ जाए और कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है तो ये इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और ये हायर एनर्जी लेवल में जंप कर लेगा। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये काम कर रहा है। इट विल जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल। यहाँ आपको ये बात जहन में रखनी है कि हायर एनर्जी लेवल जितने भी होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते। इलेक्ट्रॉन उन लेवल में आता तो ज़रूर है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। चूँकि लाइफ टाइम E2 लेवल का बहुत शॉर्ट है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने हायर स्टेट में मौजूद है गिरा, ये जंप बैक करेगा E1 में, तो ये एक्सिस एनर्जी को रेडिएट करेगा। जब ये एक्सिस एनर्जी को रेडिएट करता है तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आया हुआ है और ये एनर्जी इसने रिलीज कर दी। ये हमारा E2, ये है हमारा E1। एब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, हायर स्टेट में चला गया। स्पॉन्टेनियस एमिशन में खुद से, स्पॉन्टेनियस का मतलब हम नहीं करवाएंगे, वो खुद ब खुद होगा। इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली हायर एनर्जी लेवल से लौट के आ जाएगा
और वो एक्सेस एनर्जी को रेडिएट करेगा। स्टिमुलेटेड एमिशन का मामला ये है कि हम ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए से, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि हायर लेवल में मौजूद है, ये लोअर लेवल में मौजूद है, हम ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए से एनर्जी अगर कंटिन्यू रख देते रहे, वो इलेक्ट्रॉन जो कि पहले वाले में एब्जॉर्प्शन के बाद हायर स्टेट में आया है, कि मैंने वही लिया है कि इलेक्ट्रॉन अपने E2 लेवल में मौजूद है और फर्दर उसको एनर्जी मिल गई। ये वाली एनर्जी या अगर इलेक्ट्रॉन होता तो वो एब्जॉर्ब कर लेता, मगर यहाँ इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में मौजूद है। हायर स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, इसके पास भी फोटोन है, ये भी फोटोन है। तो ये दोनों फोटोन एक दूसरे से रेजोनेंस करेंगे। रेजोनेंस क्या होता है कि एक वेव जब टकराव करना। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम प्रॉपर्टीज के साथ उसके आसपास जा रहे हैं, जहां वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर ले, इंटरेक्ट कर ले, तो ड्यू टू रेजोनेंस ये वाला जो फोटोन है एक्साइटेड एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के फोटोन के साथ ड्यू टू रेजोनेंस क्या करेगा कि इसकी एनर्जी को भी रिलीज करवा देगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप बैक कर लेगा, इधर आ जाएगा। तो पहले एक एनर्जी मौजूद थी ये वाली, ये एक और एनर्जी आ गई जो कि ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन ने रेडिएट की है। तो अब आप गौर करें कि अब आपके पास जो एनर्जी है वो सिंगल नहीं है, डबल है। इस केस में सिंगल थी और अब इस केस में डबल हो गई। स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में पहले तो ये फर्क वाज़ेह होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑटोमेटिकली होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑटोमेटिकली नहीं होता, हम उसे मजबूर करते हैं। स्पॉन्टेनियस ऐसे ही है जैसे किसी पागल के करीब से आप गुजरे और वो आपको पत्थर मार दे। स्टिमुलेटेड ऐसा ही है कि एक नॉर्मल शख्स खड़ा है और आप उसके पास से गुजरते हुए उसे छेड़ते हैं और वो आपको पत्थर मारता है। तो यानी आप उसे मजबूर करते हैं, मगर वो आपको खुद से पत्थर नहीं मार रहा था। तो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड, ये दो वर्ड्स क्या आपको क्लियर है बच्चों? यस नो में जवाब दें। यस सर। यस सर। ओके, थैंक्स गॉड। ये बड़ा मुश्किल काम था इन दो टॉपिक को समझना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस रिदम के साथ मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया तो वो बड़ा मेरा ख्याल में ईज रहा, आपके लिए आसानी रही। तो बहरहाल मैं दोबारा से इन तीनों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये तीनों प्रोसेसेस ही कुल मिला के लेज़र की प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात कि एब्जॉर्प्शन जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे मौजूद होगा, ऑप्टिकल पंपिंग से आने वाली एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगी, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अपने हायर एनर्जी लेवल में। हायर एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसकी लाइफ टाइम बहुत कम है, वो दोबारा वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा और जब वापस आएगा तो एक्सेस ऑफ एनर्जी को वो रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन में ऑटोमेटिकली होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन हम खुद करवाते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर में मौजूद है और हम उसको ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए से एनर्जी मजीद दे दें, तो ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद जो एनर्जी है उसमें रेजोनेंस करेगी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी रेडिएट करवा देगी। इसकी एनर्जी जब रेडिएट होगी तो ये जंप बैक कर लेगा, नीचे आ जाएगा। अब आपके पास एनर्जी डबल है। बच्चों, जब ये दोनों एनर्जीज मिल जाएंगी तो एक वर्ड है एम्प्लीफिकेशन का। ए मैं यहाँ लिखता हूँ, ए का मतलब एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन में होता यह है कि दो वेव जो कि मोनो कोहेरेंट होती हैं वो एक दूसरे में मिलकर बड़ी वेव बना देती है। मिसाल यहाँ दे देता हूँ कि एक वेव है, ये एक और वेव है, तो दोनों मोनो कोहेरेंट थी, अगर इनमें एम्प्लीफिकेशन हो जाए तो ये मिलके यूं बना देंगे, बड़ी वेव बना देंगे। तो ये फाइनल हमारा आउटकम है जो कि लेज़र का काम करेगी। अब आपको लेज़र के बारे में बताता हूँ कि लेज़र का मतलब क्या है। पहली बात बच्चों की, ये एक्रोनिम है, ये एब्रीविएशन नहीं है। एब्रीविएशन और एक्रोनिम में फ़र्क यही होता है कि अगर एब्रीविएशन से कोई वर्ड आप क्रिएट कर लें, दैट वुड बी एक्रोनिम। और अगर जैसे हम UN कहते हैं, यूनाइटेड नेशन को UN कहते हैं, कोई वर्डिंग बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो आपका एब्रीविएशन है।
अगर LASER को हम लेजर एज अ वर्ड लेना शुरू कर दें तो फिर ये एब्रिविएशन नहीं रहा, ये एक्रोनिम कहलाया। मैंने लिखा है द वर्ड लेजर इज एन एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन, ये पी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब देखिएगा कि ये लेजर का वर्ड ही आपको इस डायग्राम में समझ में आ जाना चाहिए कि होता ये है कि हम लाइट को एम्प्लीफाई करते हैं। इस थर्ड स्टेज में देखिए एम्प्लीफिकेशन हुई, लाइट को एम्प्लीफाई किया, लेकिन किसके जरिए से किया? स्टिमुलेटेड एमिशन के जरिए से किया। क्या ये लेजर का वर्ड क्लियर हो गया सबको? व्हाट इज लेजर? स्टूडेंट जवाब दीजिएगा, क्या लेजर का वर्ड समझ में? कोई जवाब नहीं दे रहा। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन बेटे दो और दो मिलके चार हो जाएंगे ना, इसे एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, बढ़ जाना। दो छोटी वेव मिल जाएंगी और एक बड़ी वेव बना देंगी तो एम्प्लीफिकेशन होगी। ऐसे क्लियर है। लेजर इज एन एक्रोनिम फॉर light amplification by stimulated emission of radiation. Sure. How many of you are there? 5 students. मरियम अख्तर मुझे सुन रही है? अरे हाँ। यस सर, सुन रही हूँ। क्या ये बेटे लेजर के तीनों प्रोसेसेस क्लियर हो गए आपको? यस सर। अच्छा, सौदा बीबी? यस सर। अच्छा जी, मैंने आप सबको म्यूट कर दिया बेटे, अगर कोई कुछ कहना चाहे तो खुद से अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अपने अपने लेक्चर को इससे आगे लेके जाऊंगा। अच्छा बच्चों, कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा। एक तो ये आपके सामने मैंने एक वेव ड्रॉ की। हर वेव में दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम लैम्डा से शो करते हैं और हम कहते हैं ये इसकी वेवलेंथ है। ये बात पता है सबको? यस सर। ये वेवलेंथ है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये वाली वेव और ये वाली वेव और ये वाली वेव तीनों एक जैसी है? जवाब दीजिए। नो। इसकी वेवलेंथ बड़ी है, इसकी वेवलेंथ दरमियानी है, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। देखो मैंने लैम्डा भी बड़ा छोटा करके बनाया आपको, ठीक है। तीसरी बात, ये जो वेवलेंथ है, ये एक वेव है, ये एक और वेव है, ये एक और वेव है। इन तीनों में गौर करें कि सब की जो वेवलेंथ है वो सेम आ रही है। अगर ऐसी वेव्स आपको मिल जाए जिनमें सब की वेवलेंथ एक जैसी हो तो हम कहते हैं ये हमारे लिए मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक है एंड ये कोहेरेंट भी है। मोनोक्रोमैटिक तो इसलिए कि सबका लैम्डा एक जैसा है। कोहेरेंट इसलिए कि क्रस्ट के साथ क्रस्ट है, ट्रफ के साथ ट्रफ है, इनका जो फेज है, वेलोसिटी है, डायरेक्शन है, तीनों सेम है। फेज, वेलोसिटी और डायरेक्शन ये सेम अगर पाए जाए तो हम कहते हैं हमारी जो लाइट है या रेज है वो हमारे लिए कोहेरेंट पाई गई है। मैं रिपीट कर दूं कि मोनोक्रोमैटिक ये इसलिए है कि इनकी वेवलेंथ सबकी एक जैसी है, और कोहेरेंट ये इसलिए है कि ये सब एक ही फेज में है, एक जैसी वेलोसिटी है और एक ही डायरेक्शन है। तभी तो क्रस्ट के साथ क्रस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ इक्वली ट्रैवल कर रहा है। चौथी एग्जांपल, ये एक वेव है, ये एक और वेव है,
इन दो वेव्स में देखिए कि इनकी वेवलेंथ तो एक जैसी आपको नजर आएगी, यानी ये मोनो क्रोमेटिक तो है मगर ये इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट क्यों है? क्योंकि क्रस्ट के इन साथ दोनों के ट्रफ क्रस्ट और नहीं ट्रफ है। है वो ऑल्टर्ड है, आप यूं समझ लीजिए, यानी इनके फेज एक जैसा नहीं है। नहीं इनकी डायरेक्शन और वेलोसिटी तो शायद एक जैसी हो मगर फेज एक जैसा नहीं है। नहीं है। तो इन तीन में से कोई एक भी डिफरेंट हो जाएगा तो वो आपके लिए इनकोहेरेंट कहलाएगी, कोहेरेंट नहीं कहलाएगी। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई इसलिए है कि आपको ये बात मैं समझा सकूं कि ये जो लेजर है ना, लेजर के बारे में आपको कुछ बातें याद करनी है। पहली बात कि लेजर जो है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ये भी मोनोक्रोमेटिक है। अच्छा जी, ये बहुत ही इंटेंस होती है, ये हाईली एनर्जेटिक भी होती है, बहुत एनर्जी है इसके पास, इतनी ज्यादा एनर्जी कि ये सेल्स को भी तोड़ देती है। अच्छा जी, मोनोक्रोमेटिक भी है, ये इंटेंस भी है, ये हाईली एनर्जेटिक भी है और स्पेसिफिक वेवलेंथ के साथ होती है। ये आपने देखा होगा, आपको रेड भी नजर आएगी लेजर और ब्लू भी नजर आएगी, ग्रीन, येलो, व्हाटएवर डिफरेंट कलर में आपको लेजर मिलती है। तो हर एक कलर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ होती है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने मैंने इतनी सारी चीजें डिस्कस की। अब आपको एक और फिनोमिना सिखाते हैं, वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन का। ये सारे इसी के कॉन्सेप्ट्स हैं लेजर के टॉपिक के। पॉपुलेशन इन्वर्जन। बच्चों पहले तो ये बताओ इन्वर्जन का मतलब क्या है? इन्वर्टर एसी आए हुए हैं आजकल। इन्वर्टर एसी क्या करता है? गर्मी आए तो ठंडी हवा देता है, सर्दी आए तो गर्म हवा देता है, वो इन्वर्टर इसलिए है। इन्वर्टर उल्टा होने को, उलट होने को कहते हैं। पॉपुलेशन मिकदार या तादाद से है। देखिए इसी चीज को मैं आपको सिखाता हूँ कि हमारे पास तीन स्टेट्स होती है। यह है ग्राउंड स्टेट, यह है फर्स्ट हाईएस्ट, फर्स्ट एक्साइटेड, और यह है सेकंड हाईएस्ट या सेकंड एक्साइटेड। इसे मैं कहता हूँ ये मेरे लिए ग्राउंड स्टेट है। ये वाली जो दूसरी है इसका नाम होता है मेटा स्टेबल स्टेट, और जो हाईएस्ट वाली मैंने बनाई है इसे हम कहते हैं एक्साइटेड है। इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ मौजूद है, इनकी तादाद जितनी ज़्यादा होती है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइट होने की जो प्रोबेबिलिटी वो भी उतनी ज़्यादा होती है। ग्राउंड स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने के लिए दो चीज़ें डिपेंड करेंगी। पहली चीज़ कि उसकी तादाद कितनी है, दूसरी चीज़ कि आने वाली जो रेडिएट एनर्जी है जो कि ऑप्टिकल पंपिंग से आती है वो एनर्जी कितनी है। अगर ये जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी ज़्यादा ये जंप कर जाएंगे, ये जितनी ज़्यादा तादाद में होंगे उतनी ज़्यादा जंप करेंगे। ये वाला जो मेटा स्टेबल स्टेट होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास रुकने का जो वक्त है वो है 10⁻³ सेकेंड, और एक्साइटेड स्टेट में जो रुकने का वक्त होता है वो है 10⁻⁸ सेकेंड। अब आपको ये बात समझनी होगी कि ये वाला जो टाइम है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है, ये लॉन्ग टाइम है। इलेक्ट्रॉन जब जंप करेंगे यहाँ से ऊपर तक, फर्ज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ आ गया,
तो यहाँ वो हमेशा नहीं रुकता, वो 10 की ताकत -8 सेकंड के बाद फौरन जंप बैक करेगा, यहाँ आ जाएगा। गौर कीजिए कि यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन जब ऊपर एक्साइटेड में जाते हैं वापसी वो मेटास्टेबल स्टेट में स्टे करते हैं। अब यहाँ स्टे करने का टाइम ज़्यादा है और यहाँ स्टे करने का टाइम कम है, तो अल्टीमेटली होगा ये कि नीचे जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, अब इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा दरमियान वाले में रह जाएगी। इससे हम कहते हैं ये हमारे लिए है पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी जो पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन की वो ग्राउंड स्टेट से हट के इन्वर्ट होके मेटास्टेबल स्टेट में चली जाएगी। बताइए क्या ये लफ्ज़ मेटास्टेबल क्लियर है आपको? पॉपुलेशन इन्वर्जन का फिर पहले E1 से E2 बन जाएगी, डायरेक्ट E3 पे कैसे जा सकती है? बेटे ये जो मेटास्टेबल स्टेट होती है ना, ये ऑर्बिट नहीं है, ये दो ऑर्बिट के दरमियान की जगह है। समझ रहे मेरी बात? यस सर। मेटास्टेबल जो स्टेट है वो नहीं है जिसे तुम E1 E2 E3 जिसमें बोहर में पढ़ते हैं, ये वो नहीं है। ये पहला ऑर्बिट E1 वाला है और जो दूसरा ऑर्बिट है वो इसे E3 से मैंने शो किया है। जो मेटास्टेबल स्टेट है ये वापसी के लिए आप वहाँ इलेक्ट्रॉन में स्टे करना होता है, ये भी स्पेस पे मौजूद है। यूँ समझिए जैसे हमने यहाँ से लाहौर जाना है लेकिन बीच में हमने स्टे कर लिया वापसी में। यहाँ से लाहौर तो चले गए लेकिन वापसी में क्या है, हमने बीच में किसी और सिटी पे स्टे कर लिया है। अब होगा ये फाइनली कि पॉपुलेशन जो कि ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा थी वो इन्वर्ट हो जाएगी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके मेटास्टेबल स्टेट में स्टे करना शुरू कर देंगे। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया पॉपुलेशन इन्वर्जन का, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और स्टोरी भी एपिसोड सुनाता हूँ, और सुनिएगा और आप इसे गूगल से सर्च भी कीजिएगा। वेदर कंडीशन में भी एक कंडीशन है जिसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से पढ़ते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना क्या है? ज़मीन से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ज़मीन के जैसे जैसे हम करीब आते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अमेरिका में एक बार ऐसा हुआ कि टेम्परेचर इन्वर्ट हो गया ड्यू टू सम वेदर रीजंस, वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या हुआ कि ऊपर का हवा का जो एरिया था वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और जो ज़मीन के करीब की जो एयर थी उसका टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर इन्वर्जन होने की वजह से लाखों की तादाद में परिंदे मर गए। फिर लोगों ने सोचा, साइंसदानों ने रिसर्च की तो आखिर एक साथ इतने ज़्यादा परिंदे क्यों मर गए। अगर तो ये कोई गाँव देहात का होता तो वो तो कोई ऐसी रिलीजियस थीम बना लेते कि जी कोई यसु मसीह आया था या कोई मूसा आया था, इस तरह से वो कोई बिलीव बना लेते। लेकिन क्योंकि वो अमेरिका था, उन्होंने रिसर्च की तो पता ये चला कि जिस दौरान वो हमारे जो परिंदे थे वो मरे, उसमें हुआ ये कि हमारा जो टेम्परेचर है वो इन्वर्ट हो गया। आपने गौर किया होगा कि परिंदे ज़्यादातर हवा में रहते हैं और ऊंची जगहों पे रहते हैं। वो ऊंची जगहों पे रहते इसीलिए है कि उनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है और उसके साथ वो एडजस्ट कर रहा होता है। और उनका लाइफ स्टाइल यही है कि वो एयर में रहते हैं। जब टेम्परेचर इन्वर्ट हो गया तो ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और ज़मीन वाली साइड पे कम हो गया। तो जो परिंदे ऊपर के हाई टेम्परेचर रेंज में मौजूद थे उनकी डेथ हो गई। तो वो एक एपिसोड है जो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के साथ कोरिलेट कर रहा था, तभी मैंने आपको ये बातें सारी एक्सप्लेन की। अब बच्चों जितना कुछ मैंने आपको समझाया है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछिए। पूछिए। सर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे या फिर मेटा स्टेबल में? बेटे क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट में टाइम स्पेन ज़्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम स्टडी करेंगे मेटा स्टेबल में करेंगे, एक्साइटेड में नहीं करेंगे। कुछ बुक्स में और कुछ यूट्यूब की वीडियोस में उन्होंने इस तरह डिस्कस किया है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्टे होगा वो होगा आपका मेटा स्टेबल स्टेट में। एक बात। दूसरी ये कि हमारे ये जो एक क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि एक्साइटेड स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट में ज़्यादा टाइम स्पेन या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक कहाँ स्टे करेगा।
तो इसका जवाब आप देंगे हमेशा कि मेटास्टेबल स्टेट में स्टे करेगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि मेटास्टेबल स्टेट का जो टाइम है वो कितने कितने टाइम्स, मल्टीप्लाई वाला टाइम है ये, कितने टाइम्स एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा है। तो उसका जवाब हम यूँ निकालते हैं कि 10 की पावर -3 को डिवाइड करते हैं 10 की पावर -8 से, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर +8 से, तो जवाब आएगा 10 की पावर 5। तो पता ये चला कि मेटास्टेबल स्टेट, पता ये चला कि मेटास्टेबल स्टेट जो है वो 10 की पावर +5 टाइम्स मोर टाइम देगा इलेक्ट्रॉन को टू स्टे देन एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हो गया ये? सर ड्यू टू टाइमिंग ना, इसलिए हम जी जी। मेटास्टेबल को हम ड्यू टू मोर टाइम मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टे करने की जो सलाहियत है या जो दौरानिया है या ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा। ओके सर। ओके, अच्छा अब मैं आपको लेके चलूंगा बच्चों नोट्स की तरफ। मैंने इस चैप्टर के नोट्स शेयर किए थे ग्रुप में, सबके पास मौजूद है? Yes, sir. यस सर। टेक आउट दोज नोट्स और उसमें लेजर का टॉपिक निकालें। मेरे स्क्रीन पे भी मैंने वो शेयर कर लिया है, अगर नहीं निकाल पा रहे तो छोड़ दें, स्क्रीन पे ही पढ़ लेते हैं। देखिएगा देखिएगा बच्चों, द लेजर में लिखा है जी, द लेजर इज अ लाइट सोर्स दैट प्रोड्यूस अ बीम ऑफ हाईली कोहेरेंट एंड वेरी नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या ये दो लफ्ज समझ में आ गए ना आपको? highly coherent and very nearly monochromatic light as a result of, यहाँ लिखा हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ कोऑपरेटिव एमिशन। कोऑपरेटिव को मैंने स्टिमुलेटेड कहा है तो आप स्टिमुलेटेड ही लिखिएगा यहाँ पे, फ्रॉम मैनी एटम्स। द नेम लेजर इज एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा बेटे, अब जरा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखिए। सबसे पहले लिखा है मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट, इन अ सर्टेन एटम certain excited state persist for a long period of time up to 10 की power -3 second or even more. Such states are known as metastable state. Population inversion, the non-equilibrium condition in which the number of atoms in higher energy states are greater than the number in a lower energy state. Such a situation is called population inversion. स्टिमुलेटेड एमिशन, मैंने आपसे कहा कि इन स्टिमुलेटेड एमिशन ईच इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी h mu encounters previously excited atom which is in metastable state. A kind of resonance effect induces each atom to emit a second photon with same frequency, direction, phase and polarization as the incident photon, which is not changed by the process, changes by the process। ये तीन टर्म हो गई। और चौथा एम्प्लीफिकेशन भी मैंने आपको समझाया कि दो वेव जब एक ही जैसी होती है वो एक दूसरे के साथ मर्ज होकर मिलकर एक नई बड़ी वेव को क्रिएट करती है। बड़े हो जाने को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज इनहेंस्ड बाय यूजिंग मिरर्स। हम मिरर का भी इस्तेमाल करते हैं एट द एंड ऑफ द असेंबली। उस असेंबली के अंदर ऑफ अ लेजिंग मटेरियल, जो कि लेजर बनाने वाला मटेरियल है उसे लेजिंग मटेरियल कहेंगे। The emitted photon move back and forth. Back and forth का मतलब ये होता है आगे और पीछे, forward and backward. And thus suffer multiple reflection, बार बार वो रिफ्लेक्शन करेगा, फाइनली वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे और एम्पलीफाई हो जाएंगे। अब जरा वापस इधर आइए लेजर प्रिंसिपल पे। 5 minutes are left in this 40 minutes meeting। The laser principle को मैं पढ़ता हूँ कि principle of a laser is explained by considering that atom of a material have a number of energy levels and at least one of which is metastable state, temporarily excited state होती है, the state having much longer lifetime than excited state।
We consider a 3-level system as shown in above figure. 3-level system जो मैंने आपसे डिस्कस किया है वो ये E1, E2 और E3. आगे आप पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, मैं क्विक रिव्यू लेता हूँ लास्ट में. अब आप लेजर का टॉपिक पूरे का पूरा खुद से याद कर पाएंगे, समझ तो गए हैं.